जीवन को विविध पहलुओं से हम समझने की कोशिश करते हैं। जो पुरुष सूक्त है ना, वो हमारे भीतर घटित होता है और वो विज्ञान में भी घटित होता है। एक पुरुष सूक्त को पढ़ करके महापुरुष बनता है, एक पुरुष सूक्त को पढ़ करके राजा बन जाता है, एक पुरुष सूक्त को पढ़ करके एक बहुत बड़ी एक ने फैक्ट्री लगा रखी है। उसने कहा कि मैंने तो ये सारा इन्वेंशन पुरुष सूक्त से किया है। उसने पूरा एनर्जी का सोर्स उस पुरुष सूक्त से लिया। तो पुरुष सूक्त से आपको राजा बनना है कि आपको उससे जो है पावर प्रोडक्शन करना है, कि आपको पुरुष से महापुरुष महामानव बनना है, ऐसी अलग अलग दृष्टियां होती हैं उसके पीछे। और जीवन तो ना इतना रहस्यपूर्ण है। जैसे मैंने इस बार जब आया था तो पहली बार ये प्रस्ताव रखा था आपके सामने कि सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली, यूं तो दुनिया में बहुत से रहस्य हैं, सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा रहस्य, अनसुलझी पहेली, इसके जितने एस्पेक्ट्स हैं उन सभी पहलुओं पर, आयामों पर जब विचार करते हैं तो जीवन और विराट विराट होता दिखता है। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि है ना, इसके भी बहुत तात्पर्य है। जैसे अभी ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को हमारे भाई चंचल जी कह रहे थे। अस्तित्व में जो जेनेटिक स्ट्रक्चर और कैरेक्टर है, जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई योगदान नहीं है, वो हमें परंपरा से प्राप्त होता है। लेकिन उस परंपरा में हमारा जन्म वो जिस आधार पर होता है वो हमारा पीछे का कर्मा से प्रारब्ध, फिर इसी जन्म का पुरुषार्थ, इस विषय में कई बार हमने चर्चा की। और उस सब के भीतर फिर व्यक्ति को बाहर की तरफ वो कितना विकसित होता है और भीतर से जो है वो भीतर से कितना शांत रहता है। परम शांतिम अभी जो बोल रहे थे हमारे, तो व्यक्ति के भीतर का और बाहर का जो विस्तार है उसके भी इतने सूक्ष्म पहलू हैं और उन सब में हम समृद्धि को ढूंढते हैं। हमारे समृद्धि का पैमाना आजकल जो बना हुआ है केवल बाह्य मूल्यांकन है उसका। कोई कितना समृद्ध है इसका मतलब उसके पास में कितना भौतिक संसाधन है, उसके पास कितनी सुविधाएं हैं, इसके आधार पर हम करें। तो ये ज्ञान और विज्ञान के बीच में जीवन और उसके ऊपर जो है एक सही दृष्टिकोण की जो है व्यक्ति को उपलब्ध हो, जिससे कि वो भटके नहीं। क्योंकि ऐसा देखते हैं हम जो है, जब तक व्यक्ति को दृष्टि मिलती है तब तक उसकी उम्र 50-60 साल की हो जाती है, किसी की 70-80 साल की हो जाती है। फिर जो है वो बुढ़ापे का भय उसको सताने लगता है और हर आदमी जो है वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है। ये भी खास बात है। दूसरे के अनुभूतिक सत्य को जब तक वो अपना अनुभूतिक सत्य नहीं बना लेता तब तक उसमें संतुष्टि नहीं मिलती उसको। और फिर इसमें जैसे हमारे भाई बोल रहे थे अभी चंचल जी, इन्होंने पश्चिम वालों ने, यूरोप वालों ने एक और फेंक दिया, एक सगुफा, कि भाई कोई भी चीज ना एक बार करके देखनी चाहिए, खराब लगे तो छोड़ दो और अच्छे लगे तो उसको पकड़ लो। लेकिन खराब चीजों में इतनी बड़ी खराबी है कि एक बार कर लिया तो आदमी छोड़ नहीं पाता उनको। फिर वहां से इनकी मार्केटिंग शुरू होती है, वहां से इनका व्यवसाय शुरू होता है। तो वहां क्योंकि वो एक लालच देके छोड़ देते हैं और फिर वो बार बार उनकी तो डिमांड होती है। हमारा जो वैदिक ज्ञान है, आर्ष ज्ञान परंपरा हमारी, उस आर्ष ज्ञान परंपरा का इस बात में तो कमोबेश लोहा मानता है पूरा विश्व, पूरी दुनिया इस बात को तो मानती है कि भारतीय ऋषियों के पास अध्यात्म की बहुत बड़ी ऊंचाई पहले भी थी और आज भी शास्त्र के रूप में और जीवन के रूप में। यदि जो है भीतर की उन्नति, भीतर का जो व्यक्ति की चेतना का विस्तार, वो तो भारत में ही है। उधर अभी उन लोगों ने, बहुतों ने तो सोचना ही शुरू नहीं किया है।
100 में से 99 तो सोचते ही नहीं जा उस दिशा में ज्यादा, और वो अपने आप को वहां से रोक लेते हैं। जैसे हम लोग अपने आप को अशुभ से रोकते हैं ना, कि जब हमें अशुभ की तरफ जाना ही नहीं है तो बोलो ब्रेक लगा दो। तो कहते हैं जब हमें भीतर की तरफ जाना ही नहीं तो उधर सोचे ही नहीं। लेकिन फिर भी जो मनुष्य के चेतना है वो तो उधर जाने की का पुरुषार्थ करती ही है। तो आंतरिक रूप से भी व्यक्ति को उसके अनंत जो है गहराइयों तक, ऊंचाइयों तक, शिखर तक उसको लेकर के जाया जाए, और बाहर के क्षेत्र में भी उसको, जिसको हम भौतिक समृद्धि कहते हैं, और इसी को हमारे यहाँ पर धर्म का है, अभ्युदय और निश्रेयस। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म विद्याम च यस्तद वेदो भयं सः। अब इसमें अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यह विद्यायाम रता। तो इसलिए कि भाई ये दोनों तरफ का जो है हम संतुलन के साथ एक विद्या के क्षेत्र में बड़ा पुरुषार्थ करें, और उसमें एक पूरे विश्व के सामने एक सम्यक दृष्टि आए, सम्यक बोध आए कि भाई हमें यदि आने वाले 50, 100, 500, 1000 सालों के बारे में सोचना है तो हमें किस तरह आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह आज आदमी बढ़ रहा है उस तरह बढ़ता रहा तो आने वाले 50-100 सालों में ही पूरी दुनिया में बहुत भयंकर संघर्ष होने वाला है। क्योंकि एक एक व्यक्ति को सारी दुनिया की दौलत चाहिए और वह कभी किसी को मिल नहीं सकती। तो अब विज्ञान भी ये सोच रहा है कि हमने आदमी के भीतर भूख तो जगा दी, लेकिन ये रुकेगी कहां। हर आदमी कहता है मुझे 1 लाख करोड़ कमाना है। जिसने 1 लाख नहीं कमाया वो 1 करोड़, 1 करोड़ वाला फिर 100 करोड़, फिर 1 लाख करोड़, 1 लाख वाला फिर 100 लाख करोड़, फिर 200 लाख करोड़, वो जो है अनलिमिटेड हो गया है और वहां उसकी भूख नहीं मिट रही है। तो ये दुनिया को अब एक सम्यक दिशा चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग जो बाहर समृद्धि में लगे हैं वो इस दिशा में नहीं सोच रहे। वो कह रहे हैं कि हमने जहां आदमी को ला करके खड़ा कर दिया, अब जैसे पूरी दुनिया में परमाणु बम बनाने की होड़ लगी, अब जिन लोगों ने परमाणु बम बनाया बोले भाई और कोई नहीं बनाएगा, और कोई बनाएगा तो हम उसको ठोकेंगे, उनको हम नहीं, उनको और नहीं बनाने देंगे, हमने बना लिया लेकिन तुम मत बनाओ। बोले क्यों? बोले विनाशकारी है। तो जिन लोगों ने परमाणु बम बनाया वही परमाणु बम बनाने पर रोक लगाते हैं। फिर दुनिया के लोग कहते हैं तुमने क्यों बनाया? बोले हमने इसीलिए बनाया कि हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसकी क्या गारंटी है? बोले नहीं, हम ये 5-7 लोग हैं। अब उनका कोई भरोसा ही नहीं करता। तो अब वो कहते हैं कि आदमी को भीतर खूब भूख जगाओ। जिन्होंने भूख जगाई है वो कह रहे हैं भाई हमने जगा तो दी, अब इसका इलाज कहां है? तो इस दिशा में बहुत प्रामाणिक तौर पर वही लोग सोच पाते हैं जो चेतना के एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और दुनिया में जो विजनरी लोग होते हैं कि जो देशों के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। स्वाभिमान वाला जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रश्न आता है तब हम देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर वैश्विक स्तर पर जब हम चीजों को सोचते हैं तब कोई जो है दुनिया को एक नई दिशा देने वाला काम जो है उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए और नाम भी इनका विजय और विजय के बहुत कीर्तिमान इन्होंने बनाए हैं और गौरव बढ़ाया है राष्ट्र का, और एकदम पूर्ण निराभिमानी भाव से। और अब इस ऋषियों की परंपरा को जो कि बहुत गौरवशाली है, इसके द्वारा ये पूरी मानवता को एक सही दिशा मिले ज्ञान के क्षेत्र से लेकर के और समृद्धि के सभी क्षेत्रों में। तो उस दिशा में एक बड़े संकल्पना के साथ लगे हुए हैं। एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उनको पुनः बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आप बच्चों को किसी को कोई प्रश्न तो नहीं पूछना? पूछ लो। बाबा जी ओम। मतलब आपका नाम? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। एक्चुअली मैंने ये ऑब्जर्व किया आपकी जो डिस्कशंस हुई इसमें कि हमारे यहाँ संस्कृत का अभी उच्चारण इतना अच्छा हो नहीं पा रहा ड्यू टू एनी रीज़न, जो भी अभी आपने डायग्नोज किया पर उसमें। तो अगर जैसे अभी युवा है वो नेटवर्किंग साइट्स पे अपना आदान प्रदान करता है विचारों का, अगर अभी हमारी गवर्नमेंट आई है इसमें, तो अगर वहाँ पे हम संस्कृत को ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो एक ये अच्छा कदम रहेगा, जिससे कि हमारा जो नेटवर्किंग सिस्टम है उसमें हमारा जो युवा है जो भारतीय है और
संस्कृत को भी इम्प्लीमेंट करना चाहता है उन साइट्स पे। तो एक ये है, दूसरा वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में जो हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं कि इसकी जो डिक्शनरी एक अलग से बना लें और उसको फिर हम अपडेट करें डिकोड करके उस पर, और संस्कृत की अगर हम डिक्शनरी बनाएं उसमें और उसको फिर इसके साथ में कंबाइन करके इम्प्लीमेंट करें, तो आई थिंक वो एक बेस्ट वे होगा और उसमें हमारे कुछ मतलब आगे बढ़ सकते हैं इस रास्ते में। हम क्या चाहिए आदमी को कि हमको एक प्रश्न पूछना है और जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल गूगल से उससे उसका उत्तर चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही क्लियर नहीं होता कि प्रश्न सिर्फ कीवर्ड्स है। तो मुझे प्रश्न करना है, जैसे कि आदमी को हम मानव को पढ़ाते कि प्रश्न पूछ रहे, तो वो प्रश्न वो संस्कृत में लिखा जाए और उसका पार्सर हो, उसको समझ उसका मीनिंग पर हमको पता चले। जब वहाँ तो वर्ड्स पे जाए, वर्ड्स पे रूट्स पे धातु रूप पे जाएंगे तो हमको उसका मीनिंग क्या पूछ रहे ये पहले कंप्यूटर का समझना होगा कि क्या कौन सा प्रश्न ये पूछ रहे, फिर उसका आंसर ढूंढना होगा। वो गूगल पेजेस जो भी पेजेस है संस्कृत में बाकी लैंग्वेज में, उसका उत्तर उसको देना है, उसी के लिए उसका अभ्यास करना है। पहला तो ये तो उसका उपयोग होने वाला है, इसी के लिए पहले संस्कृत और कंप्यूटर्स का अभ्यास होना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी को विकसित करनी होगी। धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी। आदरणीय डॉक्टर साहब, क्या हमने ये विज्ञान ने मान लिया है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा हो सकती है? इतना मान लिया है? जरूर जी, इसका भी अभ्यास ये भी मानना पड़ेगा कि इसका भी अभ्यास पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी किया है। जब नासा के साइंटिस्ट थे रिक ब्रिक्स, उन्होंने कई भाषाओं का अभ्यास किया। नोम चोम्स्की जो सबसे एक भाषा विज्ञान में एक बहुत ही माना हुआ नाम है MIT का, उसमें उन्होंने ये इस पर अभ्यास किया। वो जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स इंग्लिश में हमने हमारे कंप्यूटर्स में रखते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, उसमें जो उसका और अष्टाध्यायी का अभ्यास किया गया। तो माना है कि संस्कृत ही सिर्फ ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी एक भाषा है। अब भाषा विज्ञान की तरफ से देखिए, वो कंप्यूटर की भाषा मानवीय भाषा हो सकती है और उससे हम कह, लेकिन उस पर रिसर्च यहाँ होना चाहिए, डीप रिसर्च करना है। हाँ, तो हम इसी बात में कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी रिसर्च सेंटर्स, ऐसे लोग होने चाहिए कि जहाँ अष्टाध्यायी का अभ्यास, भाषा का अभ्यास होगा और कंप्यूटर साइंस का ही वहाँ भी उनका भी अभ्यास होगा, उनका रिसर्च होगा, तब ये शक्य होगा। ऐसा होना चाहिए। इसलिए एक वाक्य में डॉक्टर साहब ने पहले कहा ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय। जैसे हम जीवन के संदर्भ में कहते हैं ना, विद्या और अविद्या, ज्ञान और कर्म का समन्वय, ऐसे ही जो आधुनिक विज्ञान में जो उन्होंने मापदंड बनाए और हम उससे भी आगे जा सकें। बात यह खाली इतनी ही नहीं है कि हम उनके नकल करें। डॉक्टर साहब ने इसीलिए शुरू में कहा जो है, जो दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और दूसरा ये जो कुछ पढ़ाते हैं, हम यहाँ पढ़ाने लग जाते हैं, उनको रीडिजाइन करने लग जाते हैं। हम वो जैसे बना करके डाल रहे हैं कंप्यूटर पर, हम उसी के नकल करके, और यदि संस्कृत डालेंगे तो कुछ नया नहीं होगा। हमको नई दृष्टि के साथ काम करना पड़ेगा और वो नई दृष्टि दोनों विधाओं को समझने से विकसित होती है। कुछ सहज होना चाहिए आपके भीतर। जैसे हमने योग को शास्त्रों से पढ़ा, मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं था, तो मैंने देश और दुनिया के जो टॉप डॉक्टर्स हैं उनके साथ में टॉक करता था, उनसे पूछता था तुम इस बीमारी को कैसे ठीक करते हो? तो बोलते थे हम इस बीमारी में ये केमिकल देते हैं, ये सॉल्ट देते हैं, ये हार्मोन देते हैं। मैंने ये सॉल्ट, ये केमिकल, ये हार्मोन जाकर करता क्या? तो बताते थे ये हार्मोन ये करता है, ये सॉल्ट ये करता है, ये केमिकल जाकर के ये करता है। तो फिर मैंने कहा हम इस काम को यदि अंदर से ही वो हार्मोन, केमिकल, सॉल्ट सीक्रेट करा के कर दें, तो फिर बोले ये तो हो सकता है। तो आपको दोनों चीजों को जब समझेंगे तो आप एक उसमें नई चीज पैदा कर सकते हो कि भाई जो चीज को वो दे रहे हैं बीपी को रेगुलराइज करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे क्या किया जाए कि बीपी क्योर हो जाए, थायराइड क्योर हो जाए। तो सीधा सा भाई, अब एग्जाम्पल थायराइड का है, तो T3, T4, TSH का इम्बैलेंस हुआ, तो उस बैलेंस को हम भीतर से ठीक कर दे तो बाहर की जरूरत क्या है? सीधा सा कि अर्थराइटिस क्यों हुआ कि उसने कहा कि जी इसके अंदर जो है ना हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, तो हड्डियों का ऑस्टोब्लास्ट ओसोक्लास्ट सेल्स का इंबैलेंस हुआ, तो ओसोब्लास्ट सेल्स जो नए सेल बनाने का काम करते हैं, ओसोक्लास्ट सेल्स वो पुराने सेल्स को खत्म करने का काम करते हैं। तो आप कुछ ऐसा कराइए कि जिससे कि वो जो मेन जो उसका रूट कोज है अर्थराइटिस का, वो वहां पर काम करे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक दो चीजें बताई। ऐसे कैंसर के ऊपर हमने सोचा, हार्ट के ऊपर सोचा कि हार्ट की प्रॉब्लम होती कैसे है। तो मैं ये शुरू में जब लेक्चर्स देता था तो एक एक रीजनिंग देता था, ये बीमारी का कारण है, ये इसका निवारण है, ये इसका मैकेनिज्म है। तो डॉक्टर्स मेरे से बात करते थे, ये देश के नहीं वर्ल्ड के,
कि बाबा जी आप, मैं हार्ट का सर्जन हूं, हार्ट के बारे में मैं जितना एक्सप्लेन नहीं कर पाता या जितना उस बारे में नहीं सोच पाता, मैंने तब ये कर दिया कि जो आता है उसको काट देता हूं, जोड़ देता हूं। मैंने ये कनाडा में लेक्चर दिया हार्ट के बारे में 1 घंटे तक, और फिर उसको मैंने कहा कि योग से हम कैसे उसको ठीक करते हैं। तो डॉक्टर बोलता है बाबा जी आप कहां पढ़े हो? मैंने कहा मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं। तो गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है? मैंने कहा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती। तो वो बोला आपने ये मेडिकल साइंस को कहां से सीखा? मैंने कहा मैं तो श्रुति परंपरा से सीखा है, मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी इसकी। तो आपको ये तो मैंने एक पक्ष बताया कि दोनों विधाओं का बोध होना चाहिए। तो इस दिशा में कुछ लोगों को पूरा जीवन लगाना पड़ेगा, खाली वो यही काम करेंगे कि हमको विद्या के क्षेत्र में ये काम करना है। जैसे कुछ लोग एग्रीकल्चर में, कुछ लोग इंडस्ट्री में, कुछ लोग पॉलिटिक्स में। अब मोदी जी 40 साल तक नेता बनने के ही तो लिए पुरुषार्थ कर रहे थे ना, तो बन गए हो। तो वो तो एक फील्ड है। ऐसे को यदि एग्रीकल्चर में काम करेगा, अलग अलग एजुकेशन में काम करेगा, एजुकेशन में भी ग्रामर में काम करेगा, फिर उसमें किसी को दर्शन शास्त्र में दर्शन शास्त्र में तो और वेदों में सारा सृष्टि विज्ञान भी है, उसके अंदर जीवन विज्ञान भी, अध्यात्म विद्या भी है। तो दोनों विद्याओं का अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो है हमारे पास में जो प्राच्य विद्या है उसके लिए तो हमारे गुरुजन हैं, हम लोग भी आपकी सहायता करेंगे। और आधुनिक विद्या के हमारे ऋषि ये बैठे हैं, तो इसमें आधुनिक ऋषि और प्राचीन ऋषि दोनों मिल जाएंगे तो फिर इस सृष्टि में एक नया प्रकाश होगा। बहुत बहुत सबको धन्यवाद।